गुड मॉर्निंग एवरीवन से बहुत नमस्कार। आई होप कि सारे बच्चे बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं एकदम। और आप सभी क्लास स्टार्ट हो गई है। तो एक बार मुझे बताएंगे कि क्या ऑडियो वीडियो एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, बढ़िया है? फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ मोबाइल में माहौल कैसा चल रहा है। और टाइम से भाई लाइव रहना बहुत जरूरी है। सर जी राधे राधे, एवरीथिंग जी क्रिस्टल क्लियर करें। अवनीश कुमार, इनकी बात हम मान लेते हैं। इससे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं सौरभ। ओके है, सब ठीक है सर। ओके चलो फिर मैं चेक नहीं करता हूँ, मान लेता हूँ। अनुराग कह रहे हैं हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं गुरुदेव। हाँ, सभी को हिंदू वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से नवरात्र भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो जय माता दी। सीएचएसएल नोटिफिकेशन कल रात को आ गया है ना? नमस्कार फ्रॉम वेस्ट बंगाल कह रहे हैं संदीप। कृष्णा जी कह रहे हैं सर। ओके, तो देखो बेटा, कल की क्लास में आप सभी थे। कल की मैंने क्लास में आपको यूनिट और डायमेंशन पढ़ाई थी, तो मैंने वही वाला पेज यहाँ पे खोल लिया है। तो कुछ हमने यूनिट और डायमेंशन पढ़ी थी क्लास के अंदर, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स, फोर्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वर्क, एनर्जी, पावर, है ना? ये सब हमने पढ़ी थी कल। एरिया, प्रेशर, डेंसिटी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो मैं मान के चल रहा हूँ जो कल हमने क्लास पढ़ी थी, तो ये क्लास जो बेटा आप सभी देख कर आए हैं। तो यहाँ तक का सबने पढ़ के आए हो कि नहीं? जिसने कल की क्लास नहीं देखी थी वो आज की क्लास में एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि आप पहले कल की क्लास देख लें, यूनिट्स एंड डायमेंशन की। मोहम्मद कृष्ण वैभव, सभी को नमस्कार। ठीक, तो ये मान लिया मैंने, कल आपने देखी थी क्लास। अब आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो आज हम कुछ और का लिखेंगे। एक लिखना है बेटा आपको, डायमेंशन लिखनी है, स्ट्रेन विकृति की। एक बेटा आपको लिखनी है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक। एक लिखनी है आपको लीनियर मैग्निफिकेशन। रेखीय आवर्धन। एक लिखना है बेटा आपको रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व। एक लिखना है एंगल, कोण। इन पांचों की लिखो अपनी कॉपी पे, तो जब मैं आंसर बताऊंगा फिर आपको मैच करना है, ठीक है? देखो बेटा, सब पहले आता हूं मैं स्ट्रेन विकृति पे। स्ट्रेन जो विकृति है बेटा, ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, एक मात्रकहीन राशि है। यूनिट लेस, मात्रकहीन। अच्छा, आप सभी को पता, अगर आपको डायमेंशन लिखनी है, आपको वीमा लिखनी है, तो आपको पहले यूनिट पता होनी चाहिए। उस यूनिट में जहां मीटर होगा तो एल लिखेंगे, किलोग्राम की जगह एम लिखेंगे, सेकंड की जगह टी लिखेंगे। कल हमने पढ़ा था ये। लेकिन बेटा स्ट्रेन की तो कोई यूनिट ही नहीं है, जिसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो यूनिट में तो मीटर की जगह एल लिखते हैं, यूनिट ही नहीं तो उसका तो डायमेंशन होगी नहीं। यानी जिसकी यूनिट नहीं है उसकी डायमेंशन तो होगी नहीं। पर कई बार ये भी हो सकता है कि यूनिट हो तब भी डायमेंशन ना हो। अगर यूनिट नहीं है फिर तो 100% डायमेंशन आएगी नहीं। जो यूनिट लेस क्वांटिटी है वो डायमेंशन लेस भी होती है। देखो स्ट्रेन यूनिट लेस है, ये मुझे पता कैसे चला? स्ट्रेन है क्या, पहले यहां पे समझो। जैसे बेटा मेरे पास में एक तार है और इस तार की लंबाई है एल, और मान लो कि इस तार को हमने खींच दिया और खींच के इसकी लंबाई हो गई एल डैश। या गर्मी की वजह से तार फैल गया और इसकी जो लंबाई है वो एल डैश हो गई, ठीक है? तो उसकी लंबाई में कितना चेंज आया? पहले लंबाई एल थी, अब एल डैश हो गई। तो लंबाई में इसका जो परिवर्तन हुआ, लेंथ में जो चेंज हुआ, वो क्या हुआ? फाइनल में से इनिशियल घटा दो, एल डैश माइनस एल हो गया। तो इसकी लंबाई में चेंज आया ये। अच्छा, लंबाई में जो चेंज होता है, ये जो लंबाई में चेंज आया,
और ये जो अपॉन ओरिजिनल जो लंबाई है इसे बेटा हम कहते हैं स्ट्रेन विकृति। तो स्ट्रेन क्या होता है कि कितना चेंज आया बटे ओरिजिनल, तो लंबाई में चेंज बटे ओरिजिनल लंबाई, ये स्ट्रेन किस में आया, लेंथ में। ऐसे अगर आपको एरिया में स्ट्रेन निकालना है कि एरिया में कितनी विकृति आई, तो हम क्या निकालेंगे, एरिया में कितना चेंज आया अपॉन ओरिजिनल एरिया। वॉल्यूम में कितना स्ट्रेन आया, तो वॉल्यूम में कितना चेंज आया बटे ओरिजिनल वॉल्यूम। यानी कि आपको जब भी स्ट्रेन निकालना है तो चेंज अपॉन ओरिजिनल रखना है। तो बेटा लंबाई आप किस में नापते हैं, मीटर में। लंबाई में चेंज भी किस में आता है, मीटर में ही। दोनों कट जाएंगे तो उसकी कोई यूनिट बनेगी नहीं। ऐसे ही आप वॉल्यूम में चेंज निकालेंगे, वॉल्यूम निकालते हैं मीटर क्यूब में, वॉल्यूम में चेंज भी आएगा मीटर क्यूब में, कट जाएंगे तो उसकी कोई यूनिट नहीं बनेगी, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। और इसका कोई मात्रक नहीं है वो डायमेंशन लेस भी होंगी। यानी आप ऐसे लिखा भी लिखा पेपर में M0 L0 T0, जो डायमेंशन लेस है, ना M है ना L है ना T है। ऐसे बेटा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है मैं आपको ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ये अगर आपकी क्लास में मैंने ऑप्टिक्स पढ़ा दिया होगा तो हमने वहां पे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स एक शब्द पढ़ा होगा, ये अपवर्तनांक। तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि भाई जैसे पानी है, पानी का अपवर्तनांक है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है 1.33, कांच का है 1.5, डायमंड का है 2.42। तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू देखकर हमें यह पता चलता है कि जिस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक ज्यादा है, यानी कि एक सेकेंड, तो बेटा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स हमें बताएगा कि जिस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक ज्यादा होता है, ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, उस मीडियम को हम कहते हैं कि मीडियम ज्यादा डेंसर है, ज्यादा सघन है, यानी कि इसके अंदर लाइट धीरे चलेगी। तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसकी कोई यूनिट कोई मात्रक नहीं होता, तो ये भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, मात्रकहीन। ऑप्टिक्स में आएगा डिटेल में, ये मात्रकहीन है तो इसकी कोई यूनिट नहीं है, तो इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होगी। ऐसे बेटा लीनियर मैग्निफिकेशन भी हम पढ़ेंगे लेंस और मिरर के चैप्टर में, कि मैं आपसे कहूंगा कि भाई एक मिरर की मैग्निफिकेशन 3 है, तो इसका मतलब है कि वो मिरर, वो दर्पण 3 गुना बड़ी इमेज बनाएगा। एक मिरर की मैग्निफिकेशन 2 है, यानी कि वो 6 फीट के व्यक्ति को 12 फीट का दिखाएगा। एक की मैग्निफिकेशन हाफ है, यानी कि वो 6 फीट वाले को 3 फीट का दिखाएगा। तो मैग्निफिकेशन भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, 2 3 4 5 6, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती। और आपको पता है कि जिसकी कोई यूनिट नहीं है उसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होगी। ये रिलेटिव डेंसिटी में आपको कल पढ़ा चुका हूं। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, यूनिट लेस, तो ये भी क्या है, डायमेंशन लेस। तो यानी कि जिनकी कोई यूनिट नहीं है इनकी कोई डायमेंशन भी नहीं होगी। तो पेपर में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी, उसमें जनरली स्ट्रेन बहुत ज्यादा आता है, या रिलेटिव डेंसिटी आएगा, फिर मैग्निफिकेशन और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये चारों पूछता है। ये सबके सब ना कोई मात्रक है ना इनकी कोई बीमा है। अच्छा एंगल भी मैंने आपको बताया था कि एंगल के साथ बस एक स्पेशल केस क्या है कि एंगल की यूनिट तो होती है रेडियन, लेकिन इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशन लेस है ये, ठीक है। यानी जिनकी यूनिट नहीं है उनकी तो डायमेंशन आएगी नहीं, आंख बंद करके बोल दो। लेकिन एक आध बार ऐसा भी हो सकता है कि यूनिट है तो भी कोई डायमेंशन ना आए, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा एक हम बात करेंगे क्लास में, एक लिखेंगे हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, एक लिखेंगे बेटा हम एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, ठीक। एक लिखेंगे हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, आवर्ती, एक लिखेंगे वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, एक लिखेंगे हम पावर ऑफ लेंस, लेंस की शक्ति। इनकी लिखो पांचों की। हाँ जितने मैंने लिखवाए थे आपको सभी
अनवेश वो सारे ही डायमेंशन लेस थे पिछले वाले पेज पे। इसके लिखेंगे, जब पांचों के लिख लो, अपना दिमाग लगाओ। सबसे पहला तरीका क्या है कि इनकी यूनिट, इनका मात्रक लिखना। अगर आपने यूनिट लिख ली तो डायमेंशन अपने आप से आ जाएगी। ठीक है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है बेटा, इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, है ना। एंगुलर मोमेंटम की होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। सिंबल होता है एच जेड। वेवलेंथ को नापते हैं किसमें, वेवलेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर, और लेंस की पावर की होती है डायोप्टर। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेटा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम की जगह एम चिपकाते हैं, मीटर की जगह एल, तो मीटर का स्क्वायर है तो एल का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे किलोग्राम के एम, मीटर का एल, मीटर का स्क्वायर, तो टाइम सेकंड के लिए टी, तो ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -1। ठीक है, तो आ गया एंगुलर मोमेंटम की। अच्छा, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्स, हर्ट्स तो एक साइंटिस्ट का नाम है। अब क्या करें, तो एक हर्ट्स का मतलब हमें पता होना चाहिए। तो बेटा एक हर्ट्स का वाला होता है पर सेकंड, यानी कि 1/सेकंड। सेकंड के लिए लिखते हैं हम टी, तो टी की पावर ऊपर जाकर -1 हो जाएगी। ठीक, वेवलेंथ को हम नापते हैं मीटर में, मीटर के लिए लिखेंगे हम एल। डायोप्टर, पावर की होती है डायोप्टर, और डायोप्टर भी साइंटिस्ट का नाम है। एक डायोप्टर का मतलब होता है 1/मीटर, तो 1/L यानी कि एल की पावर -1। ठीक है, तो एक बार मुझे बताओ कितनी आपने सही लिखी यहाँ पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एम एल स्क्वायर है, इसकी एम एल स्क्वायर टी की पावर -1 है, इसकी टी की पावर -1, इसका एल, और इसकी एल की पावर -1। जो छोटे छोटे होते हैं ना, जो वेवलेंथ की पेपर में आ जाए तो बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। लेकिन जो कॉन्सेप्ट पे रहते हैं अपने की वेवलेंथ की आई, तो पहले हमें इसकी यूनिट पता होनी चाहिए। तो वेवलेंथ किस में नापते हैं, मीटर में, तुरंत आपको पता चल जाएगा। एल बड़ी आसान है। लेंस की पावर नापते हैं डायोप्टर में, डायोप्टर में होता है 1/मीटर। ये कैसे आया 1/मीटर, जब आप लेंस पढ़ेंगे तो आप वहां पढ़ेंगे कि पावर का फॉर्मूला होता है 1/फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ हम किस में नापते हैं, मीटर में। तो पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, तो डायोप्टर क्या हो गया, 1/मीटर के बराबर हो गया। तो एक डायोप्टर 1/मीटर के बराबर होता है। अब आप मुझे बताओ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैंने कल आपको कुछ डायमेंशन लिखवाई थी, तो जो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन आई है एम एल स्क्वायर टी की पावर -1। एंगुलर मोमेंटम की जो डायमेंशन है, ये किसके डायमेंशन से मैच कर रही है। ये इवन एसएससी के पेपर में भी आ रखा है, और इस अलावा भी कई अलग अलग एग्जाम में, कि एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग का विमीय सूत्र किसके विमीय सूत्र के साथ मैच करता है। एंगुलर मोमेंटम का यहां दिखाता हूं आपको। ये कितना है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -1 आया ना। और ये देखो प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक देखो, इसका भी क्या था, एम एल स्क्वायर टी की पावर -1। यानी कि जो डायमेंशन प्लांक कांस्टेंट की है, वही डायमेंशन बेटा होती जो एंगुलर मोमेंटम की। तो प्लांक कांस्टेंट जो है, जैसे हमने एच से लिखा था, प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक नियतांक, तो इसे लिखते हैं एच से, और इसका भी क्या बना था, यही एम एल स्क्वायर टी की पावर -1, एम एल स्क्वायर टी की पावर -1। तो इन दोनों का सेम है। अनुराग ने बिल्कुल सही लिखा है एकदम। ठीक है, अच्छा एक ऐसे बताओ, कल मैंने आपको कुछ डायमेंशन लिखवाई थी, तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन आई है टी की पावर -1। यही सेम डायमेंशन किसकी आई थी, कन्हैया। जो डायमेंशन आपको यहां दिख रही है फ्रीक्वेंसी की टी की पावर -1, और आप कल ध्यान से देखें, कल की क्लास में यही डायमेंशन मैंने आपको लिखवाई थी एंगुलर वेलोसिटी की, कोणीय वेग की, टी की पावर -1। ठीक है, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी की किससे मैच कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी की से मैच कर रही है। तो मैं यहाँ पे ओमेगा लिख देता हूं, यानी कि इन दोनों के डायमेंशन कैसे है, सेम। तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से किन दो के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है, एंगुलर मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट के सेम होते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी का एंगुलर वेलोसिटी का सेम होता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, आ गया। चलो अब इसमें अगला हम लिखेंगे, एक लिखना है बेटा आपको स्ट्रेस प्रतिबल, प्रतिबल। एक लिखना आपको यंग्स मॉडुलस, यंग
मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। बहुत आराम आराम से बता रहा हूं मैं बहुत एकदम हल्के माहौल में, कि ताकि आपको बिल्कुल भी स्पीड ना लगे और बहुत आराम आराम से आप कर पाए। ठीक है। इसके अलावा एक आप लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक, यंग मॉडुलस, स्ट्रेस प्रतिबल। एक लिखना है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, एक सरफेस एनर्जी, पृष्ठ ऊर्जा। एक बेटा आप लिखेंगे आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग नियतांक। इन सब का डायमेंशन लिखो। ठीक है। जिसकी भी आप लिख पाओ उसका ट्राई करेंगे लिखने का। अन्वेषण ने बड़ा सही से लिखा कुछ कुछ। देखो यहाँ देखो बेटा, जो स्ट्रेस है प्रतिबल, देखो जैसे स्ट्रेस प्रतिबल जो है इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जैसे बेटा आपने प्रेशर पढ़ा था, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ऐसे जो स्ट्रेस है ना प्रतिबल, इसका फॉर्मूला भी होता है फोर्स अपॉन एरिया। इन दोनों का सेम होता है। बस देखो यहाँ पे फर्क क्या है। जैसे मान लो कि आपके पास में एक तार है यहाँ पे, ठीक है, और इस तार पे आपने कुछ वेट बांध के इसे आपने नीचे की तरफ को खींचने लगे, तो आपने इसमें कुछ वजन डाला और तार को आप खींच रहे हैं, तो तार जो है ना ये अपनी वापस उसी शेप में आने की कोशिश भी करता है। भाई कोई भी चीज आप खींचते हो ना, तो एक इंटरनल फोर्स, एक आंतरिक बल भी लगता है जो उसे वापस उसी शेप में लाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस में जो फोर्स होता है ना, ये इंटरनल वाला फोर्स है जो इस तार को इससे वापस इसी की शेप में ही लाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे जो बल है वो कौन सा बल है? इंटरनल फोर्स, आंतरिक बल, जो चाह रहा है कि वापस ये उसी शेप में आ जाए। तो ये भी फोर्स ही है। तो फोर्स अपॉन एरिया, तो यूनिट तो वही बनेगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन के लिए हमने डायरेक्ट याद किया था ml/-2, और ये मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर, एक से कट गया, तो ml/-1, क्योंकि एक एल बचेगा ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, t⁻²। तो ये भी पेपर में बड़ा आता है कि जो डायमेंशन होगी प्रेशर की वही होगी स्ट्रेस प्रतिबल की भी। तो दाब और प्रतिबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं। यही सेम फॉर्मूला होता है प्रेशर का, दाब का। अच्छा, यंग मॉडुलस को लिखते हैं वाई से। यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। ठीक। अब देखो बेटा, जो स्ट्रेस है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? ml/-1 t⁻²। और ये तो डायमेंशन लेस था, स्ट्रेन हमने आज ही पढ़ा, तो इसका भी फिर यही बचेगा ml/-1 t⁻²। तो वैसे याद रखना, स्ट्रेस, प्रेशर और यंग मॉडुलस, इन तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं सेम। जो स्ट्रेस प्रतिबल का है वही प्रेशर दाब का है, और वही यंग मॉडुलस का है। इन सबके सेम है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, देखो अब इसकी हमें यूनिट तो याद आ नहीं रही है, तो हम अगला जो चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा
उस एक लास्ट चैप्टर बचा है GS 3 4 और CDS वाले बच्चों का, एक ही चैप्टर, उसमें फ्लूइड में ये सारी चीजें आएंगी। स्प्रिंग कांस्टेंट तो हम ख्याल पहले ही पढ़ चुके हैं, ये तीनों चीज वहां पे आएंगी। तो मैं आपको मैं बताऊंगा, एक होता है विस्कस फोर्स, एक होता है सियान बल। तो सियान बल का फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा RV, और यहाँ पे बेटा जो ईटा है ना, इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये वाला फॉर्मूला हम पढ़ेंगे वहां पे। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी शांता गुणांक क्या हो गया, FV अपॉन 6 पाई RV। तो आपको पता बेटा फोर्स को हम कोई सा भी फोर्स हो, ये विस्कस फोर्स है, सियान बल है, कोई सा भी बल हो, उसे हम नापते हैं न्यूटन में। तो हो गया न्यूटन, नीचे 6 पाई तो कांस्टेंट है, 6 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, पाई भी क्या होता है 22/7, ये तो हटा दो। रेडियस को हम नापेंगे मीटर में, और वेलोसिटी को नापते हैं मीटर पर सेकंड में। तो सेकंड पहुंच जाएगा ऊपर, तो बन जाएगा न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। न्यूटन भाई इसका हो गया न्यूटन, रेडियस का हो गया मीटर, और वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसके डायमेंशन निकाल लो आप। इसके डायमेंशन निकालते हैं, तो सॉरी, इसके डायमेंशन निकालते हैं। न्यूटन के लिए mL/10⁻² हमने डायरेक्ट याद किया हुआ है। सेकंड के लिए टी होता है, इसके मीटर स्क्वायर के लिए L स्क्वायर आ जाएगा। तो एक L से एक L कट गया, एक L जाएगा ऊपर, माइनस का हो जाएगा mL/-1, और ये mL/-1, और ये T/-1 बचेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी mL/-1 और T/-1, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका डायरेक्ट याद कर लेना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है इसका होता है mL/-1 T/-1, mL/-1 T/-1, डायरेक्ट ही याद कर लेना इसे, ठीक है। अच्छा, सरफेस टेंशन को बेटा हम नापते हैं न्यूटन पर मीटर में। सरफेस एनर्जी की यूनिट होती है जूल पर मीटर स्क्वायर, और स्प्रिंग कांस्टेंट की भी होती है न्यूटन पर मीटर। तो आप चेक करेंगे ना, इन तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले भी सेम आएंगे, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी और स्प्रिंग कांस्टेंट। तो न्यूटन के लिए हम यूज करते हैं mL/-2, मीटर के लिए L से L कट गया, तो mT/-2 आएगा, ठीक है। जूल के लिए मैंने बताया था आपको, डायरेक्ट याद करो, mL² T/-2, नीचे मीटर का स्क्वायर है तो L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, तो mT/-2 यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर का मैं ऊपर निकाल ही चुका हूँ, तो mT/-2। यानी जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा सरफेस टेंशन का, वही आएगा सरफेस एनर्जी का, और वही आएगा स्प्रिंग कांस्टेंट का, ठीक है। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूले जितना मैं लिखवा रहा हूँ इतने मोर देन इनफ है, इतना कोई भी कर लोगे तो बात बन जाएगी, ठीक है। तो हम कल से जो डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, देखो हमने कितने सारे लिख लिए हैं कल की क्लास से अगर हम ऐड करें। सबसे पहले बेटा हमने कल 7 जो फंडामेंटल हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी थी, 7 मूलभूत राशियां थी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, करंट, पदार्थ की मात्रा और लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। तो पहले मैंने सबकी आपको यूनिट बताई, और फिर मैंने बताया कि जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो पहले यूनिट लिखेंगे, उस यूनिट में मीटर की जगह L लिखना है, किलोग्राम की जगह M लिखना है, सेकंड की जगह T, केल्विन की जगह K, एम्पेयर की जगह A, मोल की जगह मोल, और कैंडेला की जगह CD या J। अच्छा, दूसरा में इससे फायदा क्या हो रहा था, इससे एक हमें फायदा ये हो रहा है कि साथ में हम डायमेंशन पढ़ रहे तो हमें यूनिट भी याद होती आ रही है। अच्छा, प्लेन एंगल जो है इसकी यूनिट होती है रेडियन, पर ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, और टोटल प्लेन एंगल होता है 2 पाई। फिर हमने बोला कि आपसे कि सोलिड एंगल को नापते हैं स्टेरेडियन में, और टोटल सोलिड एंगल होता है 4 पाई के बराबर, ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। फिर हमने कुछ ये बेसिक से शुरुआत की कि देखो हम अभी डायमेंशन को भूल जाते हैं, यूनिट की बात करते हैं। डिस्टेंस, दूरी की होता है, ऐसा यूनिट मीटर है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में नापते हैं, स्पीड नापते हैं मीटर पर सेकंड में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको ये सर याद हो रहा है। अच्छा, लीनियर मोमेंटम का हमने यूनिट निकाल ली फॉर्मूले की हेल्प से। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो मास को नापते हैं किलोग्राम में, वेलोसिटी को नापते हैं मीटर पर सेकंड में। तो इम्पल्स जो होता है ये मोमेंटम में चेंज के बराबर होता है। तो जो मोमेंटम की डायमेंशन आई थी वही इम्पल्स आवेग की भी आई थी। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एक न्यूटन का मतलब क्या है, F=m हमने निकाला, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट हमें पता ही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। वर्क को हम नापते हैं जूल में, एक जूल का मतलब होता है न्यूटन मीटर के बराबर। एनर्जी को नापते हैं जूल में, जो वर्क की है वही जूल की भी आएगी, सॉरी एनर्जी की भी आएगी। टॉर्क होता है न्यूटन मीटर, तो अगर एक जूल एक न्यूटन मीटर के बराबर है तो वही इसकी भी सेम आएगी। तो वर्क, एनर्जी, टॉर्क की सेम थी। पावर को नापते हैं वाट में, वाट होता है वर्क अपॉन टाइम, वहां से हमने निकाल ली थी। एंगुलर वेलोसिटी होती है रेडियन पर सेकंड, रेडियन होता है एंगल के लिए, तो यूनिट ये तो डायमेंशन लेस है। सेकंड के लिए टी आ गया था। एरिया को नापते हैं मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, इसकी होती है डेंसिटी की किलोग्राम पर मीटर क्यूब, रिलेटिव डेंसिटी होती है यूनिट लेस, तो फिर वो डायमेंशन लेस ही बनेगी। प्रेशर को नापते हैं पास्कल में, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फिर आया प्लांक कांस्टेंट, किसमें नापते हैं जूल सेकंड में, यहां से निकाल लिया। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू भी याद रखनी है, यूनिट जूल पर केल्विन है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की यूनिट होती है जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। स्ट्रेन यहां से हमने आज पढ़ाई है, ठीक है, सारी बातें।
तो मुझे बताओ कि ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या फिर अगर आप ऐसे दिमाग में आ रहा होगा कि एक बार हम अच्छे से रिवाइज करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास केवल इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई डायमेंशन बची हैं, बाकी हमने सारी की सारी पढ़ ली हैं। अब हम क्लास में बात करेंगे चार्ज की डायमेंशन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विभव की क्या है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध का मात्रा क्या है, डायमेंशन क्या है, तो वो वाली हमारी बची है केवल। यहां तक में कोई डाउट हो, कुछ समस्या आ रही हो निकालते समय, ये बताओ मुझे, फिर मैं आपको बता दूंगा इलेक्ट्रिसिटी वाली, और फिर हम चलेंगे बाद में अपना उसकी तरफ, पीडीएफ की तरफ। इंडक्टेंस के अन्वेष, अच्छा अब यहां पे आते हैं हम आगे, एक लिखेंगे हम आपका सबसे पहले लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश की, इलेक्ट्रिक चार्ज वैद्युत आवेश। एक लिखेंगे फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। फिर लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वैद्युत प्रतिरोध की, फिर लिखेंगे हम रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता की, देखो इलेक्ट्रिक चार्ज पाते हैं हम, वैद्युत आवेश, इसे हम नापते हैं कूलाम में, इसकी यूनिट होती है कूलाम, पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट, रेजिस्टेंस की होती है ओम, सिंबल होता है ये, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। ये सब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे हम, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिक चार्ज की तो कुलाम है, कुलाम तो भैया साइंटिस्ट का नाम है, अब क्या करें, तो कोई चार्ज से जुड़ा हुआ फॉर्मूला याद है आपको भाई, करंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा हो, करंट क्या होती है, चार्ज अपॉन टाइम। जिन बच्चों को नहीं पता वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का वेट कर लेना, तो इलेक्ट्रिसिटी वाली तब कर लेना आप, ठीक है। हाँ मैग्नेटिज्म का हम एक वीडियो अपलोड करवाएंगे, हर क्लास में कराता हूँ मैं, मिल जाएगी सुबह, टेंशन मतलब सब मिलेगा। यहाँ देखो बेटा, जो करंट होता है, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। करंट हम कैसे निकालते हैं कि किसी तार में कितना चार्ज प्रवाहित हो रहा है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, कितना आवेश बह रहा है, और कितने समय में। भाई करंट का मतलब ये होता है कि चार्ज का फ्लो करना, चार्ज का बहना। अब मुझे चार्ज की डायमेंशन निकालनी है, तो क्यू किसका हो जाएगा, आई टी के बराबर। तो करंट की जो डायमेंशन हमने बता रखी है आपको, 7 फंडामेंटल में ए होती है और टाइम की होती है टी। तो जब भी आपको चार्ज दिखाई दे आज के बाद, तो चार्ज को नापते हैं कूलाम में, और उसके डायमेंशन होती है ए टी। तो इस चार्ज की भी आप डायरेक्ट याद कर लेना, करंट के लिए केवल ए होता है एम्पियर, और चार्ज के लिए डायमेंशन फॉर्मूला होता है ए टी के बराबर, ठीक है। तो ए इंटू टी दोनों याद रखेंगे। अच्छा पोटेंशियल को नापते हैं वोल्ट में, 1 वोल्ट का क्या मतलब है, इसके लिए भी आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का वेट करना पड़ेगा। 1 वोल्ट का बेटा मतलब होता है जूल पर कुलाम। वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है बेटा, विभव जो होता है, इसका एक फॉर्मूला हम पढ़ेंगे W/Q। वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव का मतलब यह है कि भाई एक कुलम चार्ज को अनंत से इन्फिनिटी से किसी बिंदु तक लाने में कितना कार्य किया गया। यानी पोटेंशियल क्या होता है कि आपने कितना वर्क किया, कितना कार्य किया, अपॉन कितना चार्ज लेकर आए। तो वर्क के लिए हो गया जूल, और चार्ज के लिए हो गया कुलाम, तो इसलिए यहाँ पे जूल पर कुलाम आ गया, ठीक है। तो जिनमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं पड़ी वो अभी टेंशन मत लेना, अभी इसे छोड़ भी सकते हैं आप, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बाद भी देख सकते हैं इन्हें। तो पोटेंशियल को नापते हैं वोल्ट में, वोल्ट होता है जूल पर कुलाम, तो जूल के लिए मैंने डायरेक्ट याद किया हुआ है ml² टी की पावर -2, और कुलाम के लिए होता है 80, हो जाएगा ml², टी ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का, ml² टी की पावर -3, और ए भी ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का। तो ये पोटेंशियल की भी पेपर में आ जाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अच्छा अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की पता चल गई,
तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ भी दिमाग लगा के इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के निकालो, प्रतिरोध की। रेजिस्टेंस को हम नापते हैं ओम में, ओम के बारे में हमें कुछ नहीं पता, लेकिन कोई फॉर्मूले से आप आर निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर एक फॉर्मूला तो हम सभी को बताइए, ओम्स लो, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां से आर क्या हो जाएगा, V बाई आई के बराबर हो जाएगा। तो V की तो हमने निकाली ली ऊपर, ml स्क्वायर टे की पावर -3 ए की पावर -1, और करंट की होती है एम्पियर ए ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा ml स्क्वायर टे की पावर -3 ए की पावर -2, ml स्क्वायर टे की पावर -3 ए की पावर -2। अच्छा, रजिस्टिविटी का जो होता है बेटा ओम मीटर, अब तो आप निकाल ही लोगे भाई, ओम के लिए तो आप यहां से डायरेक्ट उठा लो। ओम की क्या है, ml स्क्वायर टे की पावर -3 ए की पावर -2, और मीटर के लिए होता है एल, तो बन जाएगा ml क्यूब टी की पावर -3 ए की पावर -2, ml क्यूब टी की पावर -3 ए की पावर -2, ये बन जाएगा। ठीक है, तो बस इतनी अभी याद रखना, बाकी मैं आपको 3 पेज प्रोवाइड करा दूंगा। उन 3 पेज में सारी यूनिट और डायमेंशन एक साथ लिखी हुई हैं, जो हमने क्लास में पढ़ी वो तो है ही उसमें सारी की सारी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ और भी है एक्स्ट्रा, ठीक है, तो अगर आपका मन करे तो उन्हें भी देख लेना, वो यदा कदा आती है कभी कभार किसी बहुत बड़े पेपर में, वरना इतनी तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारा मेन फोकस रहेगा कि इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन हमें पेपर में दिखाई कैसे देंगे। अब उन पर आते हैं, तो फटाफट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। अब तक तो आप लोग टाइप नहीं कर पा रहे थे, अब सबको पिक्चर में आना है, क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे, आगे ABCD लिखेंगे। टोनी और देव भाई टाइम से क्लास में आया करो। हाँ, अनवे सौभाग्य मुमताज अंसार ने इसने लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम यूनिट, इनमें से किनका समान मात्रक है। एक लिखा वर्क और पावर, बेटा वर्क को हम नापते हैं जूल में, पावर को नापते हैं वाट में। टॉर्क न्यूटन मीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो वर्क को हम नापते हैं जूल में, टॉर्क को नापते हैं न्यूटन मीटर में। लेकिन हमें एक चीज पता है कि वर्क को भले हम जूल में नाप रहे हैं, और टॉर्क बल आघूर्ण को हम किस में नाप रहे थे बेटा, न्यूटन मीटर में। तो हमने एक बात पढ़ी थी कि 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। इसलिए वर्क और टॉर्क इनके डायमेंशनल फॉर्मूले भी क्या आए थे, सेम आए थे। तो इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन। भाई इसे हम नाप रहे हैं जूल में से, भले न्यूटन मीटर में नापते हैं, पर 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर ही तो होता है, इसलिए इनके डायमेंशनल फॉर्मूले भी सेम आए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ लेंथ, निम्नलिखित में से कौन लंबाई की इकाई नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी जो है वो लंबाई की इकाई नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ लेंथ, तो आप कहेंगे सर एंगस्ट्रॉम तो लंबाई के लिए हम यूज करते हैं। एक एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है बहुत छोटी लंबाई नापने के लिए यूज करते हैं हम, 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, लाइट ईयर जो होता है प्रकाश वर्ष, ये बेटा जो प्रकाश वर्ष है ये भी क्या होता है, दूरी के लिए होता है। भले से वर्ष दिख रहा हो, एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि प्रकाश के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी। तो एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 कंप्लीट ईयर। हिंदी लिखेंगे, प्रकाश के द्वारा प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में
तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वन, बाय लाइट इन वैक्यूम इन वन कंप्लीट ईयर। तो बेटा प्रकाश एक वर्ष में जो दूरी तय करेगा उसे हम कहेंगे एक प्रकाश वर्ष, समझ रहे हो? यानी आपने ऐसे बटन दबाया, लाइट निकली, लाइट चल रही है चल रही है चल रही है, तो एक साल तक लगातार लाइट चल रही है, तो एक साल में जो दूरी तय कर लेगी वो एक प्रकाश वर्ष कहलाएगा। नहीं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट नहीं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बेटा अलग चीज होती है, ठीक है? तो ये प्रकाश वर्ष जो है एक साल में तय की गई दूरी, और प्रकाश वर्ष एक साल में तय की गई दूरी है, और लाइट एक साल में कितनी दूरी तय कर लेती है अगर आप इसे लिखना चाहो तो ये है 9.4607 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। इसे आप कह सकते हैं लगभग लगभग 10 की पावर 16 मीटर, याद रखना है फैक्ट ये। तो प्रकाश वर्ष कितनी दूरी है वो ये है, ठीक है? अच्छा, पारसेक मैंने आपको बताया था कि एक पारसेक जो होता है ये होता है, एक पारसेक होता है 3.26 लाइट ईयर के बराबर, यानी प्रकाश वर्ष का भी कितने गुना, 3.26। तो पारसेक भी दूरी के लिए यूज होता है, प्रकाश वर्ष भी दूरी के लिए यूज होता है, एंगस्ट्रॉम तो होता ही है, लेकिन बेटा जूलियन ईयर जो है ना ये समय के लिए यूज होता है, टाइम के लिए, लंबाई के लिए यूज नहीं होता। एक जूलियन ईयर का मतलब होता है 365.25 डेज। तो जूलियन ईयर जो है ये समय के लिए है, लेकिन लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस के लिए है, ठीक है? ठीक है दीपक जी, थैंक यू। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वाला आगे आ जाएगा अभी, अन्वेष। इसने कहा विच इज द मोस्ट सुटेबल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर रेडियस, नाभिकीय त्रिज्या की सर्वाधिक सही इकाई क्या है? तो कह रहा है कि जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो नाभिक का आकार होता है, नाभिक के आकार बेटा नापने के लिए हम यूज करते हैं फर्मी का। एक फर्मी का मतलब होता है 10 की पावर -15 मीटर। तो नाभिक के आकार नापने के लिए हम फर्मी मीटर का यूज करते हैं। एंगस्ट्रोम का हम यूज करते हैं एटम का साइज मापने के लिए, परमाणु का आकार। तो एटम साइज आ जाए, परमाणु का आकार आ जाएगा तो एंगस्ट्रोम, और नाभिक का आ जाएगा तो फर्मी। तो परमाणु का आकार आया तो ये है, और न्यूक्लियस साइज आया तो ये है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, क्यूरी इज द यूनिट ऑफ, ये आपने जो क्यूरी वाला है ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सत्येंद्र सर आपको पढ़ाएंगे रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि हमारे यहाँ केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, तो आपको बताएंगे भाई जो रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी हम कहते हैं हिंदी में रेडियो धर्मिता। तो क्यूरी जो यूनिट होती है बेटा वो रेडियो एक्टिविटी की है ये, ठीक है? ये भी आसान है, पैसे आपको पता चल रहा है, बाकी देख के टेम्परेचर केल्विन में नापते हैं, हीट को नापते हैं जूल में, एनर्जी को भी जूल में नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पास्कल इज द यूनिट ऑफ, ये मैंने कल पढ़ाया था आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में देखना चाहूंगा, टोनी, प्रिया, संदीप करेंगे ये। बट पास्कल किसकी यूनिट है? आप कहेंगे सर पास्कल जो यूनिट है ये तो आपने कल ही बताया, मैं प्रेशर दाब की यूनिट होती है, तो ये प्रेशर की यूनिट है। ह्यूमिडिटी तो हमें ये बताती है कि वातावरण में कितनी नमी है, कितना मॉइस्चर है। तो जिस दिन ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, यानी कि वातावरण में मॉइस्चर, नमी ज्यादा होगी, उस दिन चिपचिपा मौसम होगा, उस दिन बड़ा अजीब सा लगेगा आपको। उस दिन एसी में फिर आप ड्राई मोड करके एसी चलाएंगे, कूलर तो काम ही नहीं करता है, कूलर तो बल्कि और ह्यूमिडिटी को बढ़ा देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े गलत है। तो कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो बेटा पारसेक तो भी हमने पढ़ा कि डिस्टेंस के लिए ही यूज होता है, बैरल लिक्विड के लिए यूज होता है। आपको पता ही, आपने सुना होगा ना कि आज कच्चे तेल के दाम हो गए हैं $80 पर बैरल, है ना, ऐसा आपने सुना होगा। तो बैरल जो होता है लिक्विड के लिए यूज किया जाता है। थर्ड में लिखा है कि लाइट ईयर टाइम के लिए नहीं, लाइट ईयर जो होता है ये दूरी के लिए यूज किया जाता है कि एक साल में कितनी दूरी तय की गई। तो ये वाला गलत है। तो कौन सा गलत है? केवल थर्ड, केवल तीसरा गलत है। यहाँ पे लिखा है ऑप्शन नंबर ए में, तो 6 का आंसर बनेगा ए ऑप्शन। और ये भाई जो बच्चा प्रिया ये खाली बी लिख रहे हैं, खाली पहले क्वेश्चन का नाम नंबर आगे लिखो फिर बाद में लिखो बी। वैभव आप भी ऐसे करो, कोई अच्छा क्वेश्चन आएगा तो हम चेक करेंगे। फेरेड इज द यूनिट ऑफ, ये भी इलेक्ट्रिसिटी में आता है। फेरेड यूनिट होती है कैपेसिटेंस की, धारिता की, ठीक है। इंडक्टेंस का मात्रक होता है, ये होती है हेनरी। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम।
और कंडक्टेंस चालकता का मात्रक होता है महो या साइमंस। ठीक है। तो कैपेसिटेंस का मात्रक होता है फेरड। ये यूनिट याद रखना। ये वाला मैं चाहूंगा कि आप करो क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। हाँ, एक बैरल लगभग लगभग 159 लीटर के बराबर होता है। हाँ, देखो, निम्न में से किस भौतिक मात्रा का एक ही इकाई में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है? देखो, टेम्परेचर को बेटा हम केल्विन में नापते हैं, मोल मोल के लिए होता है, गलत हो गया। देखो, वर्क को भी जूल में नापते हैं और हीट को भी जूल में नापते हैं, सही है। हीट के लिए हम जूल यूज करते हैं या कैलोरी, टेम्परेचर के लिए तो केल्विन होता है। तो टेम्परेचर और हीट का अलग अलग है। देखो, हीट जो है बेटा इसकी एसआई यूनिट होती है जूल, और स्पेसिफिक हीट की होती है जूल पर किलोग्राम केल्विन। जूल पर किलोग्राम केल्विन, तो दोनों का अलग अलग है। तो हीट और स्पेसिफिक हीट दोनों की यूनिट और डायमेंशन सेम नहीं आएंगी, दोनों की भैया अलग अलग है। हीट का मात्रक होता है जूल, और हीट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम। स्पेसिफिक हीट का होता है जूल पर किलोग्राम केल्विन। ऐसे अगर लेटेंट हीट आ जाए लिखा हुआ पेपर में, तो लेटेंट हीट की भी अलग होगी। लेटेंट हीट जो होती है गुप्त उष्मा, इसका मात्रक बेटा मतलब हमारे पास जूल पर किलोग्राम। तो इसका जूल पर, इसका खाली जूल है हीट का, उसका जूल पर किलोग्राम है, और उसका जूल पर किलोग्राम केल्विन है। सबका अलग अलग है। इनकी चाहो तो आप डायमेंशन भी निकाल सकते हो। लेटेंट हीट की डायमेंशन आ जाए तो जूल के लिए हमने क्या याद किया है, ml² T⁻²। किलोग्राम के लिए होता है एम, एम से एम कट जाएगा तो L² T⁻²। हीट के लिए तो जूल, जूल के लिए तो आपको पता ही है ml² T⁻² है। यहाँ पे आ जाओ, जूल के लिए ml² T⁻², किलोग्राम के लिए m, और केल्विन के लिए थीटा। एम से एम कट गया तो इसका क्या बनेगा, L² T⁻², θ⁻1। अलग अलग है, ठीक है। हीट, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, तीनों के मात्रक भी अलग हैं, यूनिट भी, और तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले भी अलग हैं। पोटेंशियल किसमें नापा जाता है, देखो मैंने अभी बताया था ये, अगर किसी बच्चे ने ध्यान दिया हो तो। वैभव, प्रिया, सौभाग्य, अन्वेष, संदीप, करो भाई सभी है। मोहम्मद, मुमताज, प्रिया, अन्वेश, देखो मैंने बताया था बेटा, पोटेंशियल को नापते हैं वोल्ट में, और 1 वोल्ट मैंने अभी आपको लिखवाया था डायमेंशन लिखवाने के लिए जूल पर कूलाम होता है। तो सी ऑप्शन सही है। बस मैं देखना चाह रहा था कि आप कितने एक्टिवली सुन रहे थे क्लास को। क्वेश्चन नंबर 10, चलो ये मैच करो। ये मैच करने वाले आसान होते हैं। देखो, मैचिंग में जब भी आए ना, चाहे जीएस में, हिस्ट्री, पॉलिटी या साइंस, किसी से भी क्वेश्चन आए, जब भी मैचिंग के बारे में पूछा जाए तो आपने करना क्या है, अगर आपको एक दो के बारे में भी जानकारी होगी तो भी आप क्वेश्चन सही कर देंगे। तो सबसे पहले आपको देखो, इसमें आपको किसके बारे में जानकारी, आपको तो खैर सबको ही पता होगा। एक्सेलरेशन को नापते हैं मीटर पर सेकंड। देखो यहाँ में ध्यान रखना, पहले ए लिखा है फिर सी लिखा है। ये मैं सोचना कि मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, ACBD जान पूछ के लिखा है उसने। तो एक्सेलरेशन को नापते हैं बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ए के साथ आना चाहिए 4। अब देखो, ए के साथ 4 केवल सी ऑप्शन में आ रहा है। बाकी आपको इसमें आगे चेक करके टाइम खराब नहीं करना पेपर में। यहां पर तुम चेक करेंगे,
भाई आपको पता है कि एक्सेलरेशन का जो मात्रक है वो ना जूल होता ना न्यूटन सेकंड ना न्यूटन, ये तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ए के साथ में 4 आना चाहिए, हो गया काम। तो वर्क को हम नापते हैं जूल में, तो यानी कि सी के साथ में आना चाहिए 1, तो सी के साथ में देखो 1 ही आ रहा है इसमें, ए के साथ में 4 आ गया था। फोर्स को नापते हैं न्यूटन में, तो बी के साथ में 3 आना चाहिए, बी के साथ में 3 आ गया। इम्पल्स को नापते हैं न्यूटन सेकंड में, तो डी के साथ में 2 आ गया। तो 4 3 1 2 यानी कि बिल्कुल सही आंसर है ये वाला। ठीक है, ये वाला करो। क्वेश्चन का नंबर लिखते रहना, मैं क्योंकि बीच बीच में नजर मारूंगा तो मुझे आइडिया होता रहेगा। सौभाग्य संदीप फर्स्ट आंसर दे रहे हैं हमें बाकी बच्चों के मुकाबले। ये कह रहा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करो। अब देखो बेटा, ई के साथ उसने लिख दिया 5, नहीं ई तो उसने फिक्स कर दिया, यानी अगर वो ई नहीं भी लिखता तो कोई फर्क ना पड़ता, क्योंकि तो फिक्स ही हर ऑप्शन में ही सेम है। यानी कह रहा है कि हीट के लिए यूज कर रहे हैं कैलोरी। बाकी देखो करंट का आपको पता है एम्पियर में नापते हैं, तो बी के साथ में 1 आना चाहिए, तो बी के साथ में 1 पहले ऑप्शन में आ रहा है, यानी बाकी आपको चेक करने नहीं है पेपर में, बिल्कुल भी टाइम नहीं खराब करना। पावर के लिए होता है वाट, तो सी के साथ में आना चाहिए 2, सी के साथ में 2 ही आ रहा है। वर्क का होता है जूल, यानी कि 3 के साथ में ए आना चाहिए, ए आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस को नापते हैं वोल्ट में, तो डी के साथ 4, तो वो सही हो गया। 3 1 2 4 5। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैज द सेम डायमेंशन। तो किस किसके डायमेंशन सेम है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। वर्क और एनर्जी इनके डायमेंशन सेम होती है, वर्क को भी जूल में नापते हैं और एनर्जी को भी जूल में नापते हैं, तो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ रहा था, ml² टे की पावर -2। क्वेश्चन नंबर 13, अब यहाँ पे मैच करेंगे क्योंकि यहाँ डायमेंशन आ गई, यूनिट मैच करना ज्यादा आसान है। अब डायमेंशन फॉर्मूले का चेक कर रहा हूँ, इससे पूरा टाइम दे रहा हूँ मैं सभी को, ये करोगे सभी बच्चे। हम्म, देखो अब आपको कहेंगे सर आपने फोर्स की और वर्क की तो मैं डायरेक्ट याद करा रखी है डायमेंशन, क्योंकि बहुत यूज होती है। फोर्स की होती है mlt की पावर -2, तो mlt की पावर -2 यानी कि बी के साथ आना चाहिए 1, तो बी के साथ में 1 यहाँ तो ये तो ऑप्शन में नहीं है, यानी बी के साथ 1, इन दोनों में से कोई सा आंसर है। ए के साथ में 2 आ रखा तो इसे चेक नहीं करते, सी वाला चेक कर लेते हैं। वर्क का होता है ml² टी की पावर -2, तो सी के साथ आना चाहिए 3, तो सी के साथ में 3 आ गया, यानी कि वाला ऑप्शन सही है। बाकी चेक कर लो, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड में, तो मीटर के लिए एल, सेकंड के लिए ml, ये हो गया एल टी की पावर -1, तो ए के साथ में आ गया 2। मोमेंटम को नापते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड में, तो mlt की पावर -1 आएगा, तो ये आ गया। ये सारी लिखवा रखी है मैंने, इसलिए फटाफट बोल रहा हूं मैं, ये सारी डायमेंशन आपको लिखवा रखी हैं, और कम से कम आपको वर्क और फोर्स की तो डायरेक्ट रटी पड़ी है ना। तो जो बच्चा 4 बता रहा है इसका कौन है भैया, डी बताने वाला संदीप, इसका गलत है। मुमताज का बी गलत है, कितना गंदा आंसर दिया इन्होंने, ये कैसे हो जाएगा। अगर आप बी बता रहे हैं इसका आंसर, यानी कि आप कह रहे हैं कि ए के साथ में 3 आएगा, ए के साथ में 3, अरे ml² टी की पावर -2, तो ये तो आपने याद कर रखा है वर्क का होता है, तो सी के साथ में 3 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 करो। पिछला क्वेश्चन तो गलत करना ही नहीं चाहिए था तुम्हें, अन्वेष का सही था, सौभाग्य का भी सही था। गलती कुछ नहीं होती भाई, सही से लिखो। लिस्ट 1 लिस्ट 2, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टाइम, टेम्परेचर। तो लुमिनस इंटेंसिटी को नापते हैं कैंडिला में, तो ए के साथ में होना चाहिए हमारे पास में 2, तो ए के साथ में 2 2 केवल यहां पर है। बी के साथ 4 4 इसे चेक करने की जरूरत नहीं है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नापेंगे मोल में, बिल्कुल ठीक लिख रखा है इन्होंने। टाइम को नापते सेकंड में, तो सी के साथ में आना चाहिए 3, ऑप्शन नंबर 1 से यहाँ पर भी आसान था ये तो खैर क्वेश्चन। जूल में परिवर्तित 1 किलोवाट आवर का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखो ये कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा, 1 kWh। बेटा हम क्या पढ़ते हैं, स्मॉल के का मतलब होता है किलो,
डब्ल्यू का मतलब होता है वाट, और ये घंटा, इसे हम पढ़ते हैं 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा। तो किलो के लिए लिखते हैं हम 1000, किलो के लिए 1000, वाट के लिए क्या आएगा बेटा, जूल पर सेकंड, और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। सोल्व करेंगे इसे तो बन जाएगा 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट घंटा आ जाएगा 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के बराबर, यानी 15 का आंसर आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 15 का बी। 16 ये वाला जरूर करो। आपको बताना कौन सा रिलेशन ठीक है, आपका मैथमेटिक्स बताएगा मुझे। बाकी सिंबल का मतलब आप जान रहे होंगे, इसे हम कहते हैं एंगस्ट्रोम, और 1 एंगस्ट्रोम होता है 10 की पावर -10 मीटर के बराबर। और आप नैनोमीटर भी जानते होंगे, 1 नैनोमीटर होता है 10 की पावर-9 मीटर के बराबर। करो ये। गौरव, सुबह, मोए, मोहम्मद, कुछ आंसर आ रहे हैं हमारे पास। देखो बेटा, अगर मैं ये मान लो कि आंसर मैंने मान लिया कि चलो एक सही है, तो क्रॉस चेक करते हैं क्या ए सही है भी कि नहीं है। भाई नैनोमीटर वाला होता है 10 की पावर-9 मीटर, इधर 10 की पावर-1 लिखा ही है, और एंगस्ट्रोम होता है 10 की पावर-10। तो ये 10 की पावर-9 मीटर हो गया, ये 10 की पावर- हो गया 11 मीटर। तो ये तो गलत हो गया, 10 की पावर-9 हो जाए 10 की पावर-11, तो ये तो गलत हो गया, दोनों तरफ बराबर नहीं है ना। अब बी ऑप्शन बेटा इसका वो सही है, बी को आप क्रॉस चेक कर लो। 1 नैनोमीटर क्या होता है 10 की पावर-9 मीटर के बराबर, ये लिखा है 10 एंगस्ट्रोम है 10 की पावर-10 मीटर के बराबर। तो इधर 10 की पावर-9 मीटर आया, और इधर भी 10 की पावर-9 ही आएगा। तो बी ऑप्शन सही है, जिसका बी आया 16वें का आंसर उसका ठीक है, वो अपने गणित पे एकदम भरोसा ला सकता है। गौरव से बेटा लेट नहीं महालेट कहते हैं, जतिन गलत है ये, मुमताज जी का एकदम सही है, सुबह मोए का सही है, संदीप का भी सही है। ठीक है, अगले बात है 17। सीजीएस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यूनिट्स स्टैंड फॉर, कह रहा है कि सीजीएस जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, आपसे पूछना चाह रहा है। तो बेटा सीजीएस की फुल फॉर्म पूछ रहा है तो आपको बताइए, हम तो बहुत बार यूज कर चुके हैं। सीजीएस होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यानी कि डी ऑप्शन आएगा 17वें का। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब, है ना। इसके मैं कल डायमेंशन भी निकाली थी, मीटर क्यूब का हो या क्यूबिक मीटर का हो। आसान क्वेश्चन है, फटाफट उड़ाएंगे, इसमें टाइम खराब नहीं करेंगे हम। 19 देखो, ये मैंने आपको बताया था ये। हम्म गौरव, सुबह में क्वेश्चन का नंबर लिखो भाई। देखो खाली ए बी सी डी कोई बच्चा नहीं लिखा है क्लास में, और जो लेट आए हैं बच्चे ध्यान सुनो, टाइम से आना है क्लास में। बेटा हमने पढ़ा जी, ए लाइट ईयर इज, ये यूपी के पैट के एग्जाम में आ गया था एक बार क्वेश्चन। ए लाइट ईयर इज, एक प्रकाश वर्ष क्या है, ईयर विच हैज हैड मैक्सिमम सनलाइट, गलत हो गया। ईयर इन विच वर्कलोड इज वाज वेरी लाइट, गलत। डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, तो हमने आज ही आपको डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी क्वेश्चन में, कि एक लाइट ईयर क्या होता है, कि प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी। तो ये तो पढ़ा हमने। अच्छा डी में लिखा है इसने मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। बेटा देखो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है ना, इसे हम कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये हमारा कहलाता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय इकाई। एस्ट्रोनॉमिकल की स्पेलिंग शायद मैंने सही नहीं लिखी, मतलब समझ जाना भावनाओं को। एक खगोलीय इकाई कहते हैं हम, एक खगोलीय इकाई। तो जो बच्चा भी कह रहा था ना कुछ देर पहले, तो भाई मैं बता दूं, ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में,
कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो एवरेज दूरी है उसे हम कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसे हम लिखते हैं कैपिटल ए एस्ट्रो और ये यूज हो गया यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट है, एक खगोलीय जो इकाई है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। और ये आपकी जो बेटा होती है, ये होती है 1.496 गुणा 10 की पावर 11 मीटर के बराबर। 1.496 गुणा 10 की पावर 11 मीटर। ठीक, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी। यार एक बार ना मैं इसे क्रॉस चेक कर लेता हूं, वैल्यू सही है कि नहीं, है ना। हिस्ट्री के मस्त अगर हम होते तो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट डेटा याद रहता। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू। एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है, यही है। अगले बात है क्वेश्चन नंबर 20 पे। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने कल बताया था आपको कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है यानी कि कैपिटल जी, ये कह रहा है कि आपसे इसका आपको बताना है कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। देखो बेटा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की मैंने आपको बताया था, वैल्यू भी याद रख सकते हैं आप, 6.67 गुणा 10 की पावर -11। इसकी यूनिट मैंने क्या लिखवाई थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो अगर आपको यूनिट पता हो तो आप डायमेंशन तो निकाल ही सकते हैं। तो न्यूटन जो होता है उसके लिए बेटा हम क्या यूज करते हैं, डायरेक्ट मैंने डायमेंशन बताई थी आपको, mLT की पावर -2 याद रखना है। मीटर के लिए हम एल लिखते हैं तो मीटर स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर हो गया, किलोग्राम के लिए एम लिखते हैं तो किलोग्राम स्क्वायर तो एम का स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो एक एम से एक कट गया तो एक एम बचेगा, ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का, तो एम की पावर -1, एक एल 2 एल क्यूब और टी की पावर -2, एम की पावर -1 एल की पावर 3 टी की पावर -2, तो इसका बी बनेगा। और थोड़ा सा ये भी याद रखना कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना कैपिटल जी, इसके डायमेंशन में 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है। तो कई बार आप केवल ना ऑप्शन में ऐसा देखना भाई 1 2 3 तीनों पावर दिखनी चाहिए, ये नहीं हो गया 1 2 3 यहाँ दिख रही है, ये हो सकता है 1 2 3 ये इसमें दिख रहा है, ये हो सकता है 1 2 3 यहाँ 3 नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई सही है। तो कई बार तो ऐसा होगा कि एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा। बाकी फिर याद रखना जो कोने वाली पावर है वो माइनस की है और बीच वाली प्लस की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 ये करेंगे। ये लिखा है ए बी सी डी, इधर लिखा है 1 2 3 4। चलो ऐसा मैच करो, आराम से लिखा लीनियर मोमेंटम, यहाँ पे ए भी है, स्पेलिंग में थोड़ा चेंज है, करो ये। कौन है मूर्ख, ये कह रहा जी बेसिक बताओ, कौन आया ये। तो एक से एक ना मूर्खों की कोई फर्क, क्या होता है ना, एक आदमी इतना मूर्ख बच्चा होता है उसको कुछ कर नहीं सकते, है ना। कह रहा जी बेसिक से बताओ, मुंह उठा के बेटा क्लास में चले आओगे तो बेसिक कहां से पता चलेगा। कल की क्लास देखी तुमने शुरू से, कह रहा जी बेसिक बताओ, क्या करें इनका। इसका अगर क्लास में हो ना इसका मुर्गा बनाया जाए 10 मिनट कम से कम। बेटा ऐसे क्लास में मुंह उठा के चलाएगा ना, जब मन करेगा, जब आंख खुल जाएगी, नींद उतर जाएगी और क्लास में आ जाएगा तो ऐसे लगेगा। अब जितना स्पीड से मैं कर रहा हूं ना, इससे भी 3 गुना स्पीड से करना चाहिए। मैं ये पढ़ चुके हम सब कुछ, ये बेसिक बेसिक सब। अच्छा एक दो बच्चे ऐसे होते हैं, उन्हें कहीं सुन लिया होता है कि बेसिक से पढ़ना चाहिए, उन्हें ये नहीं पता होता कि उस बेसिक का मतलब क्या है। बस उन्हें किससे पढ़ सुन लिया कहीं यूट्यूब पे कि हमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, वो बेसिक क्या उन्हें पता ही नहीं है, बेसिक से पढ़ना चाहिए। अब यहां देखना, स्ट्रेन जो है विकृति, ये हमने पढ़ा कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, विकृति विमाहीन राशि, ये तो हमने आज ही पढ़ा। तो अगर स्ट्रेन डायमेंशन लेस है तो इसकी में तो सबकी पावर 0 आएंगी, तो m0 l0 t0, यानी कि किसके लिए लिखा हो गया, स्ट्रेन के लिए। तो b के साथ में आएगा 3, तो b के साथ में 3 आएगा, यानी ये तो ये आंसर हो सकता है, ये हो सकता है,
ये और ये तो नहीं है, ठीक है। एक आपको पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे काइनेटिक एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी है, उससे हम नापते हैं जूल में, और जूल का होता है ml²10⁻²। ये हम कल की क्लास में पढ़ा था हमने। तो डी के साथ में आ गया 1, तो डी के साथ में 1 आना चाहिए, तो यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही है। बाकी अगर आप पन्ने पलट के देखोगे तो लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग के हमने कल लिखा था ml/(-1) आया था, यानी कि सी के साथ में आएगा 2, तो सी के साथ में 2 ही आ रहा है। और प्लांक कांस्टेंट का मैंने बताया था आपको कि इसकी डायमेंशन मैच करती है एंगुलर मोमेंटम के साथ में, और इसकी होती है ml²((t⁻⁻1), तो यानी कि ए के साथ में आएगा 4, तो इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब पढ़ोगे नहीं, मुंह उठा के चले आओगे, जब मन करेगा बेसिक से बताओ। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, इनके घर वाले क्या है, इनसे उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि लड़का कुछ नौकरी करेगा, है ना, 2-4 उनके सपने होंगे कि थोड़ा सा मान लो कहीं जा रहे हैं, कुछ खर्चा कर रहे हैं, तो सोचना नहीं पड़ रहा कि भाई कहीं जा रहे हैं तो इन्हें सोचना पड़ रहा है कि यार घर 40 किलोमीटर दूर है, तो घर जाके खाना खा लेंगे। नहीं, अगर मान लो कि जरूरत पड़ रही है बीच में और लग रहा है तो कहीं नहीं, रुक गए ढागे पे 500-700 रुपए खर्च हो गए, कोई बात नहीं। वो चाह रहे हैं कि बच्चा ऐसा माहौल लेके आएगा, बच्चे को ये नहीं पता क्लास में कब क्या पढ़ना है, इसे बेसिक से पढ़ना है। घर वालों को भाई बता देना कि उम्मीद गलत लगा रहे हो तुम, कुछ है नहीं, ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा, जैसे हालात है मेरे, बता देना उन्हें, एकदम शर्माना मत। या तो सब कुछ ये पढ़ने के बाद बोलना चाहिए कि सर फटाफट करते हैं, आप इतना टाइम क्यों दे रहे हो, ये तो आपने सारी बातें बता दी है पिछले 2 दिन से, आप यही तो बता रहे हो। यह कह रहा है जी बेसिक से बताओ। रेखीय संवेग, तो उसने लिखा है निम्नलिखित में से किस जोड़े में समान बीम वाली मात्राएं बनती हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंसिस्ट ऑफ क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशन। तो सेम डायमेंशन किस किस की बनती है, तो बेटा वर्क की तो फोर्स की तो सेम नहीं है, वर्क की एनर्जी के साथ मैच करती है, टॉर्क के साथ मैच करती है। अच्छा, एंगुलर जो मोमेंटम है इसकी तो प्लांक कांस्टेंट के साथ मिलती है। ये मैं सोचना कि ये भी मोमेंटम ये भी मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम की अलग लिखवा रखी है, लीनियर की अलग लिखवा रखी है। और आज ही मैंने एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि स्पेसिफिक हीट की अलग होती है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट की अलग होती है, और खाली हीट की अलग होती है, सबकी अलग अलग होगी। एंगुलर मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट की होती है सेम। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर बनेगा डी ऑप्शन। तो 22वें का आंसर क्या बनेगा हमारे पास, डी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, जल्दीबाजी में गलत मत करना। अरे कहां गया है साकेत भाई, ये बेसिक वाला, ये कमेंट नहीं आ रहा, बेसिक से चल रहा है कि नहीं चल रहा मामला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, निम्नलिखित में से कौन से आयामहीन डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो स्ट्रेन हमने पढ़ा है डायमेंशन लेस है, तो जल्दीबाजी में खाली इस पर टिक लगा के मत भाग जाना, नीचे भी देख लो, एंगल भी हमने पढ़ा डायमेंशन लेस है, और रेफ्रेक्टिव इंडेक्स भी बताया था डायमेंशन लेस है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन। बच्चे क्या करते हैं, भावुक हो जाते हैं, और बच्चे ओ पहले ही ऑप्शन सही आ गया, डायमेंशन लेस पूछ रहा है, बीमाहीन पूछ रहा है, तो पहला देखा स्ट्रेन, ये पता ही होता बच्चों को, जैसे कि सौभाग्य ने कर दिया, संदीप ने कर दिया, ये ए पे ही लगा के आगे बढ़ गए, इन्होंने बाकी ऑप्शन में ध्यान नहीं दिया। भैया जब ऑल ऑफ द अबव टाइप के क्वेश्चन हो ना, या बी और सी सही है, ए और बी सही है, तो उन्हें ध्यान से पढ़ा करो। प्रिया का भी गलत है, गौरव का भी गलत है, क्लास में कई बच्चों ने गलत कर दिया क्वेश्चन ये, बाकी सबका ठीक है, डी लिखा बाकी सबने। द डायमेंशन फॉर्मूला वेवलेंथ, चार्ज एंड पावर ऑफ लेंस रेस्पेक्टिवली, ये भी मैं चाहूंगा कि आप करें, तो टाइम लगाओ, एक 10-20 सेकंड का फालतू। तो बेटा वेवलेंथ हमने आज ही बताया, वेवलेंथ को नापते हैं मीटर में, तो इसके लिए मैंने कहा था कि एल आएगा इसका। चार्ज को नापते हैं हम किस में, कूलाम में, इसका मैंने बताया था कि याद रखना डायरेक्ट 80। लेंस की पावर है, लेंस की पावर नापते हैं डायोप्टर में, डायोप्टर होता है 1/मीटर, यानी कि एल की पावर -1। अब बताओ बच्चा, अब कोई बच्चा अचानक से बीच में क्लास में आ जाए, तो उसे तो यही लगेगा भाई मास्टर सीधे सीधे लिख दे रहे हैं, एल टी वी जो मन कर रहा हो लिख रहे हैं। भैया इसलिए लिख पा रहा हूं मैं डायरेक्ट, क्योंकि मैं 2 दिन से ही बता रहा हूं, ठीक है। तो ये हम सारी बातें पढ़ चुके हैं, इनका बेसिक डिटेल पढ़ चुके हैं। तो वेवलेंथ के लिए एल, चार्ज के लिए 80, और पावर के लिए एल की पावर -1, तो डी आंसर बन जाएगा। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो बेटा पोटेंशियल का भी हम पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल को हम नापते हैं वोल्ट में, और 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, जूल पर कूलाम के बराबर। तो जूल का मैंने बताया था आपको ml²T⁻², डायरेक्ट लिखेंगे। कूलाम के लिए 80 डायरेक्ट याद रख रखा हमने, ml²T⁻³ A की पावर -1, और ये भी हम डायमेंशन पहले निकाल चुके हैं, इसलिए मैंने फास्ट निकाली है केवल स्पीड बढ़ाने के लिए। ml²T⁻³ A की पावर -1 ये कर चुके हैं हम पहले ही। तो 25वें का आंसर आएगा ए ऑप्शन, ठीक
ठीक है 24वें का, तो जिसका डी आया उसका बिल्कुल ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो बेटा रेजिस्टेंस का मैंने आपको आज ही निकलवाया कि ओम का नियम से हमें पता है V=IR होता है, तो R क्या होता है V/I, तो V के डायमेंशन आप डायरेक्ट पीछे वाले से यूज कर लो, ml² T⁻³ A⁻1 ml² T⁻³ A⁻1, और करंट के लिए होता है ए ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का, तो ml² T⁻³ A⁻2 ml² T⁻³ A⁻2। अरे खत्म हो गया, ठीक है। तो ये आपकी पीडीएफ भी खत्म हो गई है। तो 2 दिन से हमने जितनी भी यूनिट और डायमेंशन पढ़ी, तो जो बच्चे ऐसे पेपर की तैयारी कर रहे हैं खाली एसएससी टाइप से की, तो वो केवल यूनिट सबकी याद कर लेना, क्योंकि एसएससी के पेपर में डायमेंशनल फॉर्मूला जनरली नहीं पूछता। एसएससी में डायमेंशनल फॉर्मूला इनडायरेक्ट पूछता है, किन दो के डायमेंशन सेम है, जैसे कि एंगुलर मोमेंटम प्लांक कांस्टेंट, जैसे कि वर्क और एनर्जी, जैसे कि सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी। तो एसएससी में आता है इनडायरेक्ट रूप से डायमेंशन, पर एसएससी में यूनिट बहुत पूछता है। लेकिन जो बाकी बच्चे सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस वगैरह की, जहां डायमेंशन आती है, तो जितनी मैंने क्लास में बताई है इन सबको घोट के पी जाना, सबकी यूनिट सबके डायमेंशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कल की क्लास में मिलेंगे। अब हम बिल्कुल एंड में चल रहे हैं GS3 4 और सीडीएस वाले बैच में। तो आज मंगलवार हो गया, तो बुध बृहस्पति शुक्र अगले 3 दिन में GS6 को छोड़कर बाकी जो बैच है इसमें GS6 को छोड़कर उन सबको हम अलविदा कहने वाले हैं 3 दिन के अंदर, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, कल की पूरी क्लास और आज की ये क्लास 2 बार देखनी है और समझना है कि क्या हम यूनिट याद हो रही है हमें, क्या यूनिट पता है तो हम डायमेंशन निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, चलो सीडीएस का 21 में को है ना 3 दिन में खत्म कर देंगे भाई हम, ठीक है। और सीडीएस में जो हम पढ़ाएंगे गौरव 10-11 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के, और ये मान के चलो हम अभी भी बता रहे हैं आपको 10 दिन पहले भी, उन 10-11 में से एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, वरना सारी क्लास नोट्स में मिलेंगे, ठीक है। चलो बाय।